A very good evening to all of you. Welcome to Uttarakhand Adhyapak. आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा। हम क्या बात करने वाले हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे स्वतंत्र भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी वो कौन सी थी, तो स्वतंत्र भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी वो आपकी बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो आई थी, 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये आपकी किस पर बेस्ड थी? कोठारी कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनके ऊपर बेस्ड थी। कोठारी कमीशन जो आपका 64 में गठित किया गया था, 66 में अपनी रिपोर्ट इसने पेश करी थी। इसमें जितनी भी इन्होंने बातें करी थी वही सब आपकी आधार बनी किसके? 1968 की एजुकेशन पॉलिसी का। ये हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है। इसमें एजुकेशन को नेशनल इंपॉर्टेंस का एक सब्जेक्ट बताया गया था कि एकदम राष्ट्र के महत्व का एक आपका टॉपिक या एक सब्जेक्ट है शिक्षा। और शिक्षा में हमें क्या करना चाहिए, वहां पर गोल रखा गया था कि कम से कम 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको आपको क्या देनी है? कंपलसरी एजुकेशन, उन तक शिक्षा जरूर पहुंचनी चाहिए, ठीक है। बाकी अच्छे प्रशिक्षण और क्वालिफाइड टीचर्स की बात की थी। एक महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही थी, जो आज की एजुकेशन पॉलिसी में भी कही गई है, वो ये कि हमें कम से कम अपनी जीडीपी का, जो हमारा टोटल जो हमारी इंडिया की जो भी जीडीपी है उसका 6% कम से कम अपनी शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के आपके क्षेत्र में खर्च होना चाहिए 6%। और ये अभी तक भी अचीव नहीं हुआ है। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी को एम कर रही है, जो आपकी 2020 वाली है वो भी यही कह रही है कि कम से कम 6% जो है हम व्यय करें अपनी शिक्षा के क्षेत्र पर, ठीक है। यानी आज तक ये अचीव नहीं हुआ है। 68 के बाद जो आपकी दूसरी पॉलिसी आई थी, आपके स्वतंत्र भारत में दूसरी पॉलिसी थी 1986 की। तो पहली आपकी आई थी 1968 में, और इसी के रिवर्स कर दो तो दूसरी है आपकी 1986 में। 1986 में जो आपकी पॉलिसी आई थी, यहाँ पर देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, उद्देश्य थे कि एक तो इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी यानी ये जो भेदभाव हो रहा है, समानता नहीं है, इसको दूर करना है, स्पेशली इंडियन वुमेन के साथ, ठीक है। यानी बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है इस पॉलिसी में बहुत ज्यादा जोर दिया था। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं या जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो बैकवर्ड रह जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लाने की बात की गई थी। बेसिकली इक्वलिटी, समानता लाने की बात की गई थी शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कहीं ना कहीं आपका इसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मुख्यतः प्राइमरी स्कूल्स को फोकस करता है कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा के लिए जो उपयुक्त चीजें हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कि प्राइमरी शिक्षा तो कम से कम सभी को मिल पाए, तो ये स्कूलों में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देना, ये सब इसके अंतर्गत था। फिर ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम्स का जो है वो भी वहां से स्टार्ट हुए थे। इसको एक्सपैंड किया था सर, एक्सपैंड किया गया था। और साथ में बात हुई थी, ये जो गांधी जी की फिलॉसफी थी ना, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की, रूरल यूनिवर्सिटीज खोलने की बात की गई थी ताकि इंडिया सोशली डेवलप कर सके। अब जो हमारी जो नई नीति है वो तीसरी आपकी शिक्षा नीति है, ठीक है। इससे पहले आपकी एक 1986 वाली शिक्षा नीति में संशोधन हुआ था, ठीक है। अगर पॉलिसी कौन सी कही जाएगी, वो 1986 वाली ही पॉलिसी थी। बस 1992 में उसमें क्या किया गया था, थोड़ा बहुत उस पे अमेंडमेंट किए गए थे। अमेंडमेंट क्या किए गए थे इन्होंने? एक तो क्या क्या, वोकेशनल और टेक्निकी जो तकनीकी कार्यक्रम है उनमें प्रवेश के लिए इन्होंने एक आम प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने की बात की। कि जो आपके टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, जो वोकेशनल प्रोग्राम्स है, उसके लिए क्या किया जाएगा, एक एग्जाम, कॉमन एग्जाम रखा जाएगा। प्लस इन्होंने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों के लिए भी एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा रखने की बात की, जिसे आज हम जेई नाम से या एआई ट्रिपल ई, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पे होगा तो एआई ट्रिपल ई हो गया, अगर ये राज्य के स्तर पे होगा, स्टेट लेवल पे, तो एसएल ट्रिपल ई हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये दो आपके रिकमेंड, आपके इसमें संशोधन थे। तो इस पे ना जाते हुए हम सीधे आ जाएंगे आपके इस पर कि अब आज हमारे हमारे देश में नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि भाई कब की, कितने साल पुरानी 1986 की पॉलिसी को आज तक हम, अभी तक 1900 आपके 19 2020 से पहले जो है हम फॉलो कर रहे थे। समय इतना बदल चुका है, इतने एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, हम उसी शिक्षा नीति पे चल रहे हैं। तो जरूरत महसूस की गई कि अब क्या करना चाहिए, अब शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना चाहिए। तो क्या क्या इसमें नीड्स रखी इन्होंने, देखो नीड्स है इनकी
के बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। आज हमारी इकोनॉमी को क्या है, नॉलेज बेस बनाना है। अब मोदी जी के आप लीडरशिप में भी देखो ना, कितनी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं इंडिया में। ऐसा नहीं कि योगा पहले नहीं था, लेकिन योगा डे आज पूरा विश्व मना रहा है, योगा डे पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। उसको ले जाना कि इंडिया से जो चीज, जो नॉलेज, जो यहाँ पर इतना रिच कल्चर है वो निकल के आ रहा है, उसको पूरे वैश्विक स्तर पे लेकर जाना, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी शिक्षा नीति में भी परिवर्तन लेके आए। जो चीजें हमारे यहाँ कल्चर में इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी आज देखो इंडिया का मान सब जगह बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिल्कुल सर उठाकर देखा जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनानी है। हम अपनी इकोनॉमी को भी किस पर बेस कर सकते हैं, नॉलेज के बेसिस पर। आज हम चाहे हम साइंस का फील्ड हो, चाहे टेक का फील्ड हो, चाहे आप मेडिकल फैसिलिटीज में देख लो, हर चीज में भारत की तरफ देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी इस नॉलेज को ऊपर लेकर आ रहे हैं। और किसके थ्रू लेकर आ सकते हैं? शिक्षा एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है जहां आप देश का विकास कर सकते हो। ठीक है, फिर है आपका शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, तो बेसिकली क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए। और नवाचार यानी जितने भी इनोवेटिव टेक्निक्स आती जा रही है आज के जमाने में, अगर आज 24 है, 24 में आप 1986 वाली पॉलिसी चलाओगे तो वो उतनी कारगर नहीं होगी। इतनी इनोवेटिव टेक्निक्स आ चुकी हैं, इतना रिसर्च वर्क हो चुका है। तो इन सब चीजों को मीट करने के लिए, इन्हें इनकॉर्पोरेट करने के लिए एजुकेशन के फील्ड में जरूरत है एक नई शिक्षा नीति की। और भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम भी क्या हो, वो बाहर तक जाए, ग्लोबली जो है एक्सपैंड हो। इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तन लेकर आए। तो अब जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बेसिक बेसिक देख लो, एमसीक्यू यहाँ पे कहाँ कहाँ से बनते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो 34 साल पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बदले आई है। ठीक है, 34 साल पुरानी पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे थे अभी तक। बेसिकली यहाँ पर 5 इश्यूज के ऊपर जो है आपका फोकस किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे। 5 इश्यूज क्या हैं वो आपके? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख लो। ठीक है, हिंदी में क्या है आपकी? एक्सेस यानी पहुंच, मतलब शिक्षा तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों तक ही शिक्षा पहुंच पा रही, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन मतलब 6 से 14 वर्ष के अगर सभी बच्चे हैं, उन सभी तक जो है शिक्षा पहुंचे। ठीक है, ये तो हम सिर्फ 6 से 14 की बात कर रहे हैं। एनरोलमेंट रेशो और बढ़ाने की बात की जा रही है आपकी शिक्षा नीति में। अभी कहाँ कहाँ पे बात हुई है उसके बारे में बात करेंगे। समता की बात हुई है, समानता हो, सब तक शिक्षा पहुंचे, समान रूप से पहुंचे, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। वहनीयता यानी कि अब आप अफोर्डेबिलिटी, आप एजुकेशन जो है अफोर्डेबल बनानी पड़ेगी। जैसे आज भी अगर आप देखो ना, मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई तो बहुत अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट सीट होती कितनी है? प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर देखो, इतनी ज्यादा फीस है कि मेडिकल की पढ़ाई करने अगर कोई बच्चा करना चाहता है, उसको तो पहले ये सोचना पड़ता है कि मेरी इस पूरे कोर्स में खर्चा कितना होगा। फिर फाइनली जब वो डॉक्टर बन के आते हैं तो उनकी फीस भी इतनी अच्छी खासी हाई क्यों होती है? भाई जितना उसने लगाया है पैसा वो तो रिकवर करेगा ही करेगा। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। हर तरह की जो एजुकेशन है वो वहनीय करने योग्य होनी चाहिए, मतलब जो आम व्यक्ति है उसको अफोर्ड कर सके। अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सबकी है, उत्तरदायित्व सबका है। सिर्फ आप टीचर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सिर्फ स्कूल अथॉरिटी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पेरेंट्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, जो टीचर्स है, सब मिलकर जो है इसकी जो इसके लिए अकाउंटेबल है, इसका उत्तरदायित्व सबका है। ठीक है, तो शिक्षा के जो आपका बेसिकली जो 5 मुख्य यहाँ पर बातें हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, उनको आप जरूर याद रखेंगे, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर है आपसे केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर कितना परसेंट? 6% जीडीपी का खर्च करने की बात की गई है। इसी शिक्षा नीति में आपका ये भी आ गया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी है, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं उसे। ठीक है, एमएचआरडी नहीं कहते, अब उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। फिर आपका जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो जिसने ये पूरा जो है ड्राफ्ट तैयार किया, पूरा मसौदा तैयार किया है इस शिक्षा नीति का, उसके हेड कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आपके ये इसरो के प्रमुख, जो पद्म विभूषण है आपके प्राप्त कर चुके हैं, इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन, डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो थे, इनकी अध्यक्षता में ये ड्राफ्टिंग कमेटी में पूरा मसौदा ये तैयार किया गया था। ठीक है, फिर है पूर्व इसरो प्रमुख थे ये। और समिति, और इस समिति का गठन कब किया गया था? 2 मई 2019 में। इन लोगों ने क्या किया,
गठन पहले ही हो गया था। जून 2017 में इन लोगों को आपके अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, और मई 2019 में इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पूरा तैयार कर लिया था। उसके बाद बहुत इसमें वो हुए हैं, आपके ईमेल्स वगैरह के थ्रू सबकी राय ली गई है। ऐसा नहीं है कि बस खाली एक कमेटी ने बैठ के बना दिया, इसमें देशवासियों की भी राय ली गई है। आपने देखा होगा, आपके पास कई बार ईमेल्स आते होंगे जिसमें आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ताकि लोगों का भी एक जो है राय पता चले कि आज की जरूरतें क्या है। फिर देखिए, अब एनईपी में स्कूल शिक्षा की विशेषताएं देखिए। स्कूल शिक्षा में इन्होंने क्या क्या फॉलो करने की बात कही है। अब हम यहाँ से मेन आ जाता है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 22 के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए। ठीक है, यहाँ पर लेकिन दो चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा, मेडिकल की पढ़ाई और लॉ की पढ़ाई। इनको छोड़कर सब तरह की शिक्षा में इन्होंने कहा है कि सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है कि आज तक हम स्कूल के आपके जो स्कूल पैटर्न था वो क्या था, 10+2 फॉलो कर रहे थे। अब 10+2 की जगह पर क्या आ जाएगा, अब आएगा आपका 5+3+3+4। ठीक है, क्या पैटर्न आ गया, 5+3+3+4 पैटर्न आ गया। इसको जरा देखते हैं। देखो, इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर जो था, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपकी लागू होने से पहले जो आपका स्ट्रक्चर था वो इस तरीके का था। जहां पर क्या है, 10 साल आपके ये हुए और 2 साल ये हुए, टोटल कितने हो गए, 12 साल। और आज अगर हम देखें, अगर मतलब न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद का आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 5+3+3+4। अगर इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल कितने साल निकल के आ रहे हैं, ये टोटल आपके 15 साल निकल के आ रहे हैं। अब 12 के 15 कैसे हो गए, 12 के 15 इसलिए हो गए क्योंकि अब जो आपका आंगनवाड़ी वाले जो आपके साल थे, ठीक है, पहले तो क्या होता था, बच्चा मेन स्ट्रीम क्लास 1 से स्टार्ट होता था ना, यहाँ पर 10+2 में क्लास 1 से स्टार्ट होता था। और क्लास 1 में बच्चा कब एंटर करता है, जब बच्चा 6 साल का होता है। लेकिन बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उसे पास के ही किसी आंगनवाड़ी में उसका एडमिशन करा देते हैं। तो ये 3 से जब तक 6 वर्ष का नहीं हो जाता बच्चा, ये जो 3 साल है यहाँ के, जो आंगनवाड़ी में बच्चा थोड़ा बहुत सीख रहा है, उसको भी आज इन्होंने जो आपका नया स्ट्रक्चर उसमें मेन स्ट्रीम में रख दिया है। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में ये 3 साल और ऐड हो गए, तो 12+3 टोटल 15 साल की अब एजुकेशन सिस्टम को अब हम फॉलो करेंगे। अब इसको इन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। ये जो 5+3+3+4 हो रहा है, तो ये 4 स्टेजेस क्या है, 5 जो आपके साल है वो कौन से हैं, 3 साल तो आपके आंगनवाड़ी के हो गए। ठीक है, और आज इसका नाम क्या दिया जा रहा है, बाल वाटिका वगैरह नाम दिया जा रहा है इसको। ठीक है, प्री स्कूल ईयर कह लो या बाल वाटिका कह लो। तो 3 साल ये हुए, प्लस क्लास 1 और क्लास 2 को इन्होंने इन 5 सालों में जोड़ा है, और इस स्टेज को क्या कहा है, फाउंडेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज है ये, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, एज रेंज भी याद करो, बच्चा कौन सी एज से कौन सी एज तक फाउंडेशनल स्टेज में है। भैया 3 साल का होगा तो बच्चा बाल वाटिका में एंट्री ले लेगा, उसके बाद 3 से 6 तक यहाँ रहा, फिर 6 साल का जब होगा तो बच्चा यहाँ कहाँ पर होगा, 7 साल में जब बच्चा हो जाएगा तो ये ये आपके क्लास 1 में आ जाएगा। सॉरी, 6 साल का जब होगा तो क्लास 1 में आ जाएगा, और जो आपका 7वें साल में क्लास 2 में आ जाएगा। ठीक है, यानी 8 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 से 8 वर्ष का कहाँ हो गया, फाउंडेशनल स्टेज में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, क्लास 3, 4 और 5, ये जो 3 साल हैं ये आपके कौन से कहला रहे हैं, प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा कौन सी आयु तक है, 8 वर्ष से 11 वर्ष तक। ये आयु जो होगी आपकी किसकी होगी, प्रिपरेटरी स्टेज की होगी। इसके बाद 5th के बाद तो क्या आया, ये 3 साल फिर आए, तो क्लास 6, 7 एंड 8, ये 3 साल हुए। ये 3 साल में बच्चा किस एज रेंज में है, 11 से 14 वर्ष। ठीक है, और अब बचे 4 साल, कौन सी क्लासेस होंगी, क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये 4 साल जो हुए ये आपके सेकेंडरी स्टेज में हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपके बाल वाटिका के 3 साल, क्लास 1 और क्लास 2 फाउंडेशनल स्टेज, क्लास 3, 4, 5 प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 6, 7, 8 मिडिल स्टेज, और क्लास 9, 10, 11, 12 आपका एक साथ आ जाएगा सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, तो ये तो हुए आपके न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सी कक्षाएं किस स्टेज में रखी जाएंगी।
अब अगर हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें तो फाउंडेशनल स्टेज में पढ़ाई कैसी होनी है? भाई पढ़ाई होनी है मल्टी लेवल पर, प्ले और एक्टिविटी बेस्ड। सारी चीजें गतिविधियों के माध्यम से सिखाओ। ठीक है, सब चीजें कैसे सिखाओ? एक्टिविटी बेस्ड, डूइंग एस्पेक्ट पे ध्यान दो। सारी चीजें खेल के माध्यम से, प्ले वे मेथड, इस तरीके से सिखानी है। ठीक है, कलर्स, शेप्स और जो बच्चों को ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, जितनी भी चीजें सिखानी है वो सब एक्टिविटी बेस्ड से सिखाओ। ये आपका फाउंडेशनल स्टेज पे। अगर हम प्रिपरेटरी स्टेज पे आ जाए तो यहाँ पर प्ले के साथ साथ डिस्कवरी, खोजपूर्ण ऐसी कोई एक्टिविटी दो जिसमें बच्चा खुद से ढूंढ कर, खोज कर चीजें सीखे। यहाँ भी एक्टिविटी बेस बनानी है। साथ ही साथ इंटरैक्टिव होनी चाहिए, बच्चा क्लासरूम में इंटरैक्ट करे, बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है टीचर बोल रही है बच्चे बस खाली सुन रहे, बच्चा इंटरैक्ट करे क्लास में। फिर मिडिल स्टेज की अगर हम बात करें तो मिडिल स्टेज में आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो भी बच्चे को आप सिखाना चाहते हो उसको अनुभव कराओ, या बच्चे की डे टू डे लाइफ में से ही एग्जाम्पल उठाकर बच्चे को पढ़ाओ, वही से बच्चा सीख पाएगा। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बात हो रही है। अनुभवात्मक आपका अधिगम होना चाहिए, बच्चा हर चीज को एक्सपीरियंस करके सीखे। साइंस सिखानी है, लैब में ले जाके उसे एक्सपेरिमेंट्स करवाओ। ठीक है, अगर कोई और एक्टिविटी करानी है, एक्टिविटी करवा के देखो। एग्जाम्पल्स के थ्रू, अगर लेक्चर मेथड से भी पढ़ाना है तो एग्जाम्पल बच्चे के रियल लाइफ से उठाओ। ठीक है, और फिर आता है आपका सेकेंडरी स्टेज। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी का कहने का मतलब है, यहाँ पर पहले क्या होता था, क्लास 11 12 वगैरह में क्या आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते थे, कोई साइंस स्ट्रीम में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी, यहाँ पर चॉइस दे दी गई है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप आज हिस्ट्री के साथ बायो भी ले सकते हो। एक सब्जेक्ट हिस्ट्री लेना चाहते हो हिस्ट्री ले लो, दूसरा सब्जेक्ट बायोलॉजी ले लो। स्ट्रीम जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशंस अलग अलग भी मिल सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन करके बच्चा सोचेगा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। एक और अच्छी बात जो यहाँ पर हुई है वो ये कि जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज में रखा जाता था ना पहले, जिन सब्जेक्ट को, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, ठीक है, इस तरह के जो आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज में डाले जाते थे, आज उसे मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो बेसिकली करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के बीच के गैप को कम कर दिया गया है। इससे भी को करिकुलर एक्टिविटीज को भी एक सब्जेक्ट बनाकर पढ़ाया जा रहा है। ये म्यूजिक अब आपका एक सब्जेक्ट है, या कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी उठा के देख रहे हो, सिंगिंग देख रहे हो, वो आपका एक सब्जेक्ट है। उसमें अब आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, या मतलब एक सब्जेक्ट की तरह पूरा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है। यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर जो कही है इन्होंने, वो ये, जो 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। 5वीं तक तो कंपलसरी है कि मदर टंग में ही पढ़ाना है। कोशिश ये करनी है, अगर आप चाहो तो कक्षा 8 तक भी पढ़ा लो, यानी क्लास 8 तक भी कोशिश करो कि मदर टंग में पढ़ाएं, लेकिन कक्षा 5 तक तो मदर टंग कंपलसरी। ठीक है, और फॉलो कौन कौन करेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्राइवेट स्कूलों पे भी लागू होगी, सरकारी स्कूलों पे भी लागू होगी, कोई भी इससे बच नहीं सकता, ये सभी के ऊपर है। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज की बात हमने कर ली। लैंग्वेज स्किल्स, हाँ, फाउंडेशन स्टेज में आपका क्या कहा गया है? अच्छा, यहाँ पर हमने बात करी कि यहाँ पर पहले 3 साल जो है आपके कहाँ है, बाल वाटिका में है, बाल वाटिका। और बाकी के जो 2 साल है वो क्या है आपके, क्लास 1 और क्लास 2। ये कहा गया कि क्लास 3 में आने से पहले देखना है कि बच्चे का FLN, बुनियादी जो उसकी साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता है, वो उसके अंदर है या नहीं। क्या कहते हैं इसे, FLN को? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, यानी बुनियादी साक्षरता, यानी बच्चे को पढ़ना आता हो। और पढ़ना आता हो मतलब, जब मैं यहां से देखो पढ़ रही हूँ तो ये नहीं पढ़ना है चिल्ड्रन एजेड, ऐसे नहीं पढ़ना है, फ्लो में चिल्ड्रन एज 3 to 8 years आर इंक्लूडेड इन द फाउंडेशन स्टेज। क्लास 3 के बच्चे को अगर उसे रीडिंग करनी है, उसे रीडिंग फ्लुएंट आनी चाहिए, उसे ढंग से समझ में आना चाहिए। तो फाउंडेशनल स्टेज में उन्होंने ये कहा कि क्लास 3 से पहले ये चेक करो FLN है या नहीं है। ठीक है, बच्चा स्कूल के लिए तैयार है या नहीं है। लिटरेसी जो है होनी चाहिए, न्यूमरेसी, बेसिक संख्या का ज्ञान बच्चे को आना चाहिए। अच्छा, अब इस FLN को अचीव करने के लिए क्या चलाया गया, निपुण भारत, नाम सुना होगा निपुण का, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये है निपुण। निपुण की फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये निपुण है। निपुण किसके लिए यूज किया गया, FLN को अचीव करने के लिए। क्लास आपका जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें FLN को प्राप्त करने के लिए निपुण चलाया गया। इसके अलावा 2-3 चीजें और देखोगे, स्कूल के लिए जो मॉड्यूल तैयार किया गया
ये निपुण या एफएलएन को अचीव करने के लिए स्कूलों ने अपने लिए एक मॉड्यूल तैयार किया जिसे हम कहते हैं विद्या प्रवेश। क्या कहते हैं इसे? विद्या प्रवेश। और एफएलएन को अचीव करने के लिए भाई टीचर को भी तो ट्रेन करने की जरूरत है, कि टीचर भी तो ट्रेन हो जाए कि टीचर कैसे करेगा इसको, इस काम को कैसे अचीव करेगा। इसके लिए टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग चलाई गई, निष्ठा, निष्ठा नाम से। निष्ठा नाम से क्या किया गया, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग चलाई गई जिसमें उन्हें ट्रेन किया जाता है कि बच्चों से एफएलएन कैसे अचीव करवाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज में हमने देख ही लिया है। प्रिपरेटरी स्टेज में आपका ये बेसिकली यहाँ पे आपके वही चीजें हैं, किस तरीके से पढ़ना है वो हमने देखा। नेक्स्ट पे चलेंगे सीधे। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? देखो, 3 से 8 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए क्या कहा गया है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, 2 समूह में, यानी हम फाउंडेशन स्टेज की बात कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने क्या कहा है, इसको आंगनवाड़ी बाल वाटिका कहा गया है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पहले से भी चलता आ रहा है ना आंगनवाड़ी, वो किस नाम से चलता आ रहा है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी बात मैंने आपको आरटीई पढ़ाते वक्त भी बताई थी। ईसीसीई जो आपका है, इसके तहत ही बच्चों को जो पुष्टाहार है, इम्यूनाइजेशन है, ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। तो ये अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा, इस ईसीसीई के ही तहत जो है आपका वो बाल वाटिका वगैरह चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि राज्य सरकारों द्वारा 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को क्या एफएलएन अचीव करवा दिया जाए। कब तक? 2025 तक का इन्होंने मिशन रखा है। एफएलएन कब तक अचीव करना है? 2025 तक। ठीक है, चलिए। इसके अलावा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में जो ये बात करते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में ये कहते हैं कि मदर टंग या लोकल लैंग्वेज को इन्होंने क्या करना है, क्लास 5 तक पढ़ाना ही पढ़ाना है, और कोशिश करनी है कि क्लास 8 तक भी ये पढ़ा सके। प्लस इन्होंने कहा है कि संस्कृत और जो अदर एंशियंट लैंग्वेजेस हैं वो भी बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगी अगर बच्चे सीखना चाहें तो। अब मैंने आपको कल त्रिभाषा सूत्र बताया था, ठीक है, कल बताया था, परसों बताया था, त्रिभाषा सूत्र बताया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। उसकी भी वकालत यहाँ पर भी की गई है कि भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो आप यूज करो ही करो। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर अगर हिंदी भाषी स्टेट है तो सबसे पहली भाषा तो हिंदी हो जाएगी, दूसरी भाषा इंग्लिश हो जाएगी, तीसरी भाषा जो है मॉडर्न लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो जाएगी। मॉडर्न लैंग्वेज होती है जो आजकल करंटली यूज हो रही है, ठीक है। और क्लासिकल लैंग्वेज या एंशियंट लैंग्वेज किसे कहते हैं? जिसका जो पहले ओरिजिनेट हुई हो और उसका एक अच्छा खासा लिटरेचर हो, जैसे संस्कृत है, ठीक है, ये आप एक तमिल भी आपकी क्या है, ये सब हिब्रू वगैरह ये सब आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस है। आजकल आपको पता होगा कई स्कूलों में 9th क्लास में ऑप्शन दिया जाता है, अगर आप संस्कृत लेना चाहो तो एक 6 सब्जेक्ट की तरह उसको ले सकते हो, क्योंकि 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है ना। अगर 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप फेल हो रहे हो, तो आप 6 वाले सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर लेते हो। तो संस्कृत वहां पर एक ऑप्शन की तरह दिया जाता है। तो क्लासिकल लैंग्वेज को भी भूलना नहीं है, ऐसा कहा गया है कि अगर चाहे बच्चा तो किसी एंशियंट लैंग्वेज को भी चूज कर सकता है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के बारे में क्या बात की गई है? तो देखिए, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो आपका पाठ्यक्रम में, देखिए एक कक्षा 6 के लिए आपके लिए क्या कहा गया है, कक्षा 6 में आपके लिए बोला गया है बच्चों को एक तो वोकेशनल वोकेशनल एजुकेशन देनी है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा। अब इस व्यावसायिक शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कहा कि बच्चों को क्या कराओ, इंटर्नशिप कराओ। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, आपने सभी जगह देखा होगा कि अगर आप बीएड भी करने जाते हो तो बीएड में पहले कुछ थियोरेटिकल क्लासेस चलती है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टीचिंग के लिए किसी ना किसी स्कूल में थोड़े समय के लिए प्रैक्टिकल टीचिंग कराई जाती है। ऐसे ही अगर आप मेडिकल वगैरह में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करते हो, बाद में आपको कुछ महीने की इंटर्नशिप करनी होती है हॉस्पिटल में जाकर, वहां पर कुछ समय ड्यूटीज करनी होती है। तो इंटर्नशिप क्या होती है, प्रैक्टिकल जब आप किसी चीज का कर रहे होते हो। तो कक्षा 6 के बच्चों के लिए भी कहा गया है कि एक तो इनको वोकेशनल एजुकेशन करवाओ। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि एनईपी क्या कहती है कि वोकेशनल एजुकेशन कौन सी कक्षा शुरू करनी है, तो कक्षा 6 से शुरू करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब इंटर्नशिप की बात हो रही है यहाँ पर, तो इंटर्नशिप के लिए स्कूलों में 10 दिन 10 डेज कैसे रखे गए हैं, या तो बैगलेस कहो इन्हें, बैगलेस डे रखे गए हैं, या फिर नो बैग डे रखे गए। नो बैग डे कह सकते हो या फिर बैगलेस डे। यानी आपको बस्ते नहीं लेकर जानी, आपको उन 10 दिनों में वहीं पर कुछ ना कुछ काम करवाया जाएगा। अब वो काम क्या करवाया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वहां की लोकल हैंडीक्राफ्ट वगैरह को वालों को बुलाकर आपको कोई ना कोई व्यवसाय की कुछ जानकारी दी जा सकती है, आपसे सिखाया जा सकता है। और कई जगह प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ये फॉलो हो रहा है। 10 दिन उनसे बिल्कुल नो बैग डे की तरह उनसे कुछ ना कुछ अलग कार्य करवाया जाता है। तो इंटर्नशिप की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या करेगा,
एक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ तैयार करेगा स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसे हमने जो कल एनसीएफ पढ़ा था वो एनसीएफ 2005 था, और मैंने आपको बताया भी था, कल नहीं परसों हमने जो पढ़ा था, और मैंने आपको बताया भी था कि लेटेस्ट एनसीएफ 2023 का आ भी चुका है। वो आपने किसने डिजाइन किया? एनसीईआरटी ने डिजाइन किया। ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि जो आपके कक्षा 10 और 12 की जो आपकी एग्जाम्स होते हैं उसमें चेंजेस किए गए हैं। कक्षा 10 में भी जो आपका एग्जाम है उसमें सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। मतलब ये जो एक बच्चों के ऊपर बोझ बन जाता है ना कि साल भर पढ़ो और लास्ट में जाकर जो है एग्जाम दो, इस बोझ से बच्चे को फ्री करने के लिए आप यहाँ पर डिवाइड किया गया है करिकुलम को दो हिस्सों में। ठीक है, सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। कक्षा 12 में भी यही कहा जा रहा है कि परीक्षाएं जो है इस तरीके से बदली जाएंगी कि बच्चों के ऊपर जो बोझ है वो कम से कम हो, और ज्यादातर एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है परख के विषय में। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, और वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर परख नाम का एक नेशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एनईपी में बात की गई है, आकलन के लिए एक नेशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है, जिसका नाम रखा गया है परख। परख की फुल फॉर्म क्या है उसको भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछी जा सकती है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन आपका यूटेट में भी पूछा जा चुका है, एनईपी क्या कहती है, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड यानी कि बच्चे का ओवरऑल 360 डिग्री चारों तरफ से बच्चा मतलब हर एस्पेक्ट में कैसा है, एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। ठीक है, और इसे बनाने के लिए आपके जो मानक वगैरह तय करेगा वो नेशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म क्या बनाया गया? परख बनाया गया। परख की फुल फॉर्म भी याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे उच्च शिक्षा संबंध। अभी तक हमने स्कूली शिक्षा की बात की, अब जरा हम हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं, उच्च शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो उच्च शिक्षा में देखो, सबसे पहले तो एनईपी ये कहती है कि जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो मतलब कितने लोग जो हैं वो अगर जिस पॉपुलेशन की हम बात करें उसमें से कितने लोग जो है एडमिशन लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को इन्होंने क्या कहा है, 2018 में जो 26.3% था, हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ कॉलेज में, ठीक है, 12th के बाद, वो इन्होंने कह दिया है 50% तक करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। कब तक? यहाँ पर 2018 में था, अब इसको बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया, और 2035 तक इसे 100% करने की बात की गई कि 2035 तक माध्यमिक शिक्षा में, ठीक है, 50% करा गया हायर एजुकेशन में, और 100% क्या कर दिया गया है माध्यमिक एजुकेशन में, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 तक की जो शिक्षा है आपकी, वो 100% 2035 तक सारे लोग जो हैं कक्षा 12 तक की शिक्षा उन्होंने पूरी की हो, 100% होना चाहिए। और हायर एजुकेशन में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। फिर देखिए, एनईपी 2022 आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था बताती है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट मतलब आज क्या होता है कि अगर मान लो मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, ठीक है, मैंने 1 साल तक पढ़ाई की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब्जेक्ट मुझसे हो नहीं रहे, इससे तो अच्छा मैं बीए ले लेती। अब अगर मैं मान लो 1 साल पढ़ाई करने के बाद, एग्जाम देने के बाद भी, या बीच में ही मैं छोड़ दूं और अगले साल फिर क्या करूं, मैं बीए में एडमिशन लूं, तो इससे क्या होगा, मेरा ये वाला साल बर्बाद हो गया ना, 1 साल बर्बाद हो गया मेरा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आपको क्या दिया जा रहा है, आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की आपको चॉइस दी जा रही है। अगर ये जो बीएससी से 1 साल मैंने यहाँ पर किया है, अगर मैंने इसके एग्जाम दे दिए हैं, तो मुझे यहाँ पर इस 1 साल के लिए क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट क्या बताएगा कि मैंने 1 साल बीएससी की साइंस की पढ़ाई की है। तो अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर किया है, 1 साल पढ़ा है, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 साल पढ़ा है, सेकेंड ईयर तक पढ़ाई करी है, तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। और अगर आपने 3 साल पूरा पढ़ा है तो आपको मिलेगी डिग्री। ठीक है, और अगर मान लो आपने 4 साल पढ़ा है ग्रेजुएशन, तो आपको मिलेगी डिग्री विद ऑनर्स। ठीक है, डिग्री विद ऑनर्स। और पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, तो अगर आपने क्या किया, अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी अगर मैंने 3 साल की बीएससी पढ़ी है, तो आज मेरा एमएससी जो होगा वो 2 साल का होगा। लेकिन अगर मैंने 4 साल की बीएससी पढ़ी है, तो मेरा एमएससी कितने साल का होगा, सिर्फ 1 साल का होगा।
ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है, यहाँ पर लिया जा सकता है मल्टीपल एंट्री एग्जिट, लेकिन आपको क्या मिलेगा, 1 साल में करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ दोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद पूरा करोगे तो डिग्री मिलेगी। ठीक है। फिर देखिए, इसके अलावा इन्होंने बात की है यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये जितना भी मैंने हायर एजुकेशन में अचीव किया, मैंने बीएससी किया या मैंने बीए किया या जो भी मैंने किया, इसके लिए मेरे ना पॉइंट्स मेरे स्कोर कार्ड में ऐड होते जाते हैं। तो डिजिटल रूप से मेरा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बन जाता है। मैं कहीं भी कल को जॉब लेने जाती हूँ, कहीं भी आगे अपने इस स्कोर को दिखाती हूँ, तो उससे पता चलेगा मैंने कितनी अपने पॉइंट्स जो है यहाँ स्कोर किए हैं। इसके अलावा देखिए, आपका जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, इनमें एडमिशन के लिए एक कॉमन एग्जाम की बात की गई है। वो कॉमन एग्जाम क्या है, आजकल बहुत चर्चा में है, CUET। एनटीए करवाएगा इसको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कहा गया है कि आप जो देश भर की जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए CUET का एग्जाम का प्रबंध कीजिए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका, इसको क्यों लाया गया है, भाई बच्चे जो है ना वो 12th का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं बोर्ड का, क्योंकि इसी के बेसिस पे उन्हें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने वाला है। तो उन्होंने इस प्रेशर को ही खत्म कर दिया, तुम 12th में कितना भी लाओ, हम तो अपना एक CUET लेंगे, हम एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे तुम्हारा जब तुम्हारा एडमिशन देना होगा। ठीक है। तो इससे 12th के बोर्ड के जो भय है ना वो कम हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका एनईपी से एमफिल का जो कार्यक्रम था, एमफिल प्रोग्राम, उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल अब देखिए, एजुकेशनल सिस्टम मतलब कि जो आपका टीचिंग टीचिंग से रिलेटेड है, टीचर एजुकेशन की बात करेंगे। तो टीचर एजुकेशन में सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि जो टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट है, जो उनका प्रमोशन है, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाओ। ट्रांसपेरेंट बनाओ मतलब एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, किसको क्यों नियुक्ति दी जा रही है, किस बेसिस पे नियुक्ति दी जा रही है और क्यों प्रमोशन दिया जा रहा है, और समय समय पर जो है उनका जो परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट होना चाहिए कि कौन कितना अच्छा कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एनसीटीई जो है, एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये सेट करेगा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। जैसे हर जो आपका प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है ना, उसके कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, आपकी रूल बुक समझ लीजिए, एक रूल बुक हुई। टीचर्स के लिए भी इन्होंने कहा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ऐसे कुछ व्यावसायिक मानक तय करिए कि हर टीचर को वो फॉलो करने चाहिए, हर शिक्षक को। ठीक है, तो ये किसे जिम्मेदारी दी गई, एनसीटीई को। एनसीटीई क्या करेगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है टीचर्स के लिए तय करेगा। इसके अलावा एक और काम जो है एनसीटीई को दिया गया, वो है एनसीएफ तैयार करना टीचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीएफटीई। जो हम एनसीएफ की बात कर रहे थे वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा के लिए है, बच्चों के लिए है, जिसे एनसीईआरटी तैयार करता है। और जो हम एनसीएफटीई की बात कर रहे हैं, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, इसे एनसीटीई तैयार करेगा। हालांकि राय किसकी रहेगी, एडवाइस किसकी रहेगी, एनसीईआरटी की रहेगी, लेकिन तैयार कौन करेगा, एनसीटीई तैयार करेगा। ठीक है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई लोग इससे बहुत डरे हुए भी हैं, कि 2030 में जो है, अब आपकी मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन टीचर के लिए क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड बीएड। ये धीरे धीरे ना ये 2 साल का 1 साल का बीएड खत्म कर देंगे, और सिर्फ कौन सा रह जाएगा आपका, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड रहेगा। 4 साल का का मतलब है 12वीं के बाद जिसको टीचर बनना है ना, वो सीधे अपना इंटीग्रेटेड बीएड करो। जो बीएससी बीएड को ये लोग क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीएड कह रहे हैं। मतलब 4 साल में आपकी ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाली डिग्री दोनों एक साथ आ जाएगी। ठीक है। और 2030 में ये कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ही यही हो जाएगी कि टीचर को कम से कम 4 साल का उसने इंटीग्रेटेड बीएड किया हो। ठीक है, बीएससी बीएड, बीए बीएड, चाहे जो भी हो, लेकिन इंटीग्रेटेड वाला चलेगा। ठीक है। फिर इन्होंने एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात की। ये हायर एजुकेशन मतलब आपका उच्च शिक्षा पर एक अगर ये कमीशन बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जितनी भी आपकी उच्च स्तर पे जो शिक्षा चल रही है उसको सबको देखेगा। एक ही बॉडी बना दी जाएगी जो ये सारी चीजों को देखेगा, सिवाय हमने पहले भी बात करी थी मेडिकल और लीगल को छोड़कर। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन को ये नहीं देखेगा, बाकी इसके अलावा जितनी भी तरह की शिक्षा है उसको ये देखेगा। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू, ये क्या करेगा, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन यूनिवर्सिटीज को बनाने की बात की गई है, जिसमें हर तरह के डिसिप्लिन की शिक्षा होती हो, उस पर अनुसंधान होता हो। सिमिलरली जैसे आईआईटीज हैं,
आईआईएम्स है, उसी तरीके से अन्य तरह की शिक्षा के लिए, उच्च स्तर की शिक्षा के लिए इन्होंने मेरू यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज को खोलने की बात की है। तो ये आपका एनईपी था। एनईपी में से हमने मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो जो आपके बन सकते हैं उस सबको मैंने कवर कर लिया, स्कूली एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से, प्लस ओवरऑल जितने भी आपके पॉइंट्स बन सकते हैं वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं।